अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के यूनिट नंबर 6 जो कि हमारे साथ एंजाइमोलॉजी या एंजाइम्स है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स की। एंजाइम्स की क्या अहमियत है हमारे बॉडी में, या एंजाइम्स की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी में। इसके अलावा हम मूड ऑफ एंजाइम एक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे, मतलब एंजाइम जो है किस तरीके से काम करती है, ठीक है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम एंजाइम के जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है उसको डिफ़ाइन करेंगे, जिसमें हमारे साथ एपो एंजाइम आ जाता है, को एंजाइम आ जाते हैं, को फैक्टर्स आ जाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अलावा इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी से क्या मुराद है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स किसे कहते हैं, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर से क्या मुराद है, अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर किसे कहते हैं। इसी तरह से एंजाइम की जो डिफरेंट क्लासेस है उस पर हम बात करेंगे, एंजाइम की अहमियत पर बात करेंगे, और इसके अलावा वो फैक्टर जिसकी वजह से एंजाइम्स के फंक्शन जो है वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, मुतासिर हो सकते हैं, तो उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम्स की। व्हाट इज़ एंजाइम्स। एंजाइम्स की अगर हम जनरली बात करें तो एंजाइम जो है इसकी अगर नेचर की बात करें तो एंजाइम जितने भी हमारे बॉडी में मौजूद है तो ज़्यादातर एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि लिपिड से बने होते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर एंजाइम्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं तो उसकी जो नेचर होती है वो प्रोटीनीशियस नेचर होती है, मतलब प्रोटीन से बने हुए होते हैं। So enzymes are biological molecules that catalyze a chemical reactions, ठीक है। एंजाइम जो है ये असल में हमारे बॉडी में पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इसको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनका काम ये होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शन होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिज्म में फिर हमारे साथ दो किस्म के रिएक्शन होते हैं जिसको हम एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन इनसाइड आवर बॉडी होते हैं तो ये सारे केमिकल रिएक्शन जो है ये एंजाइम्स की मदद से होते हैं, और एंजाइम जो है इन रिएक्शंस को बहुत प्रॉपर तरीके से करती है और ख़ास रेट में जो है इसको करती है, ठीक है। सो एंजाइम्स ये वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस है उसको परफॉर्म करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। ये एज अ कैटलिस्ट काम करती है और इसका काम ये होता है कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं हमारे बॉडी में तो उसकी जो रफ्तार है उसको क्या करती है, बढ़ाती है, विच मीन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का जो रेट होता है, ठीक है, पर मिनट के लिहाज से, तो उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है, और बहुत कम टाइम में फिर क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है। इन एंजाइमेटिक रिएक्शन सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। एंजाइमेटिक रिएक्शन जब होते हैं, मतलब वो रिएक्शन जो कि एंजाइम्स की मौजूदगी में होते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस में एंजाइम्स जो है वो अपने जो सबस्ट्रेट होते हैं उसके साथ क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, और उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करती है किस चीज़ में, प्रोडक्ट्स में, मतलब उससे एनर्जी बनाती है। एंजाइम्स आर सेलेक्टिव फॉर देयर सबस्ट्रेट एंड स्पीड अप ओनली अ फ्यू रिएक्शंस फ्रॉम अमंग्स मेनी पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। इसी तरह से हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक ख़ास एंजाइम जो है वो क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। जिस तरह से हर एक चाबी से जो है ताला नहीं खुलता, बिल्कुल इसी तरह से हर एक एंजाइम के लिए जो है ख़ास सबस्ट्रेट होता है, या हर सबस्ट्रेट के लिए जो है ख़ास एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, उस सबस्ट्रेट पर क्या करता है, रिएक्ट करता है और उस सबस्ट्रेट को जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है।
इसी तरह से अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको जो है इस सेंटेंस का अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, जो कि मैंने आपको कहा कि हर सबस्ट्रेट के लिए एक ख़ास एंजाइम होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऊपर वाला जो रेड पोर्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये असल में हमारे साथ सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट से मुराद जो फूड हमने लिया होता है या जो फूड हमने खाया हुआ होता है, तो वो फूड जब हमारी बॉडी में चला जाता है तो जाने के बाद फिर हमारी बॉडी में मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं तो वो इस फूड पर अटैक कर देते हैं और इस फूड को जो है इसको तोड़ने के लिए पहले इस फूड मॉलिक्यूल्स को ख़ास शेप में कन्वर्ट करती है, जो कि उस एंजाइम्स के मुताबिक होती है, जो कि इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करने वाली होती है। तो जब ये ख़ास शेप में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर वो एंजाइम जो है इसके शेप के मुताबिक जो होते हैं वो एंजाइम्स आगे आ जाते हैं और इस सबस्ट्रेट के साथ क्या कर देते हैं, रिएक्शन कर देते हैं। रिएक्शन करने के बाद फिर ये एंजाइम्स क्या करते हैं, इन सबस्ट्रेट को जो है बिल्कुल दरमियान में तोड़ देते हैं और इसको प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और प्रोडक्ट जो है ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल में इस सबस्ट्रेट को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि एंजाइम जो है ये हमारे साथ रिएक्शन के दौरान और रिएक्शन के बाद भी बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे कि रिएक्शन से पहले हुआ करता था। अब अगर एंजाइम्स की हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एंजाइम की पहली खसूसियत ये है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या करती है, उसको लो करती है। एक्टिवेशन एनर्जी का मैंने आपको बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी ये हमारे साथ वो एनर्जी होती है या एनर्जी की वो मिकदार होती है, वो अमाउंट होती है जो कि किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अगर इसकी डिफिनीशन करें तो एक्टिवेशन एनर्जी से मुराद द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट केमिकल रिएक्शन इनसाइड अ बॉडी और आउटसाइड अ बॉडी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो कि किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, दरकार होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एंजाइम्स की पहली खसूसियत ये है कि एंजाइम्स की मौजूदगी की वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, जिसके नतीजे में प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फास्टर एंड रिएक्शंस रीच देयर इक्विलिब्रियम स्टेट मोर रैपिडली। तो इसकी वजह से फिर प्रोडक्ट्स जो है वो फिर जल्दी बनते हैं और रिएक्शन जो है वो अपनी जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसको बहुत जल्दी क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम मज़ीद इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें एंजाइम्स की, तो एंजाइम जो है मोस्ट एंजाइम रिएक्शंस रेट आर मीडियंस ऑफ टाइम फास्टर देन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस। कहते हैं कि वो रिएक्शंस जो कि एंजाइम की गैर मौजूदगी में होते हैं, तो इसके बनस्बत वो रिएक्शन जो कि एंजाइम की मौजूदगी में होते हैं तो उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ टाइम जो है बहुत ज़्यादा फास्टर होती है उन रिएक्शन के जिसमें एंजाइम्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। इसी तरह से जो तीसरी करैक्टरिस्टिक्स है एंजाइम्स की वो ये है कि एज विद all catalyst enzymes are not consumed by the reaction they catalyze nor do they alter the equilibrium of these reactions, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी इस स्लाइड से पहले आपको कहा था कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा होता है तो रिएक्शन के दौरान एंजाइम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के ब्रेक डाउन करते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। लेकिन जब रिएक्शन ख़त्म हो जाती है तो रिएक्शन के ख़त्म होने के बाद जो एंजाइम होते हैं जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व थे, जो कि रिएक्शन में अपना रोल प्ले कर रहे थे, तो उस एंजाइम्स के शेप में, स्ट्रक्चर में किसी किस्म की चेंजेस, तब्दीली नहीं आती, बल्कि एंजाइम जो है बिल्कुल उसी तरह से रहते हैं जैसे कि रिएक्शन के स्टार्ट होने से पहले थे और आखिर में भी उसी तरह से रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मज़ीद एंजाइम्स की जो करैक्टरिस्टिक्स है उसकी बात करें तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हर ताले को जो है आप हर चाबी से नहीं खोल सकते, बल्कि हर एक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है और वो लॉक जो है उस स्पेसिफिक की से यही खुलता है। बिल्कुल इसी तरह से हर सबस्ट्रेट के लिए जो है एक ख़ास एंजाइम होता है जो कि उस सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है, रिएक्शन करके उस सबस्ट्रेट की ब्रेक डाउन करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है।
ठीक है। इसी तरह से अगर हम मज़ीद एंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड राइबोजाइम्स आल्सो कैटालाइज रिएक्शन। कुछ हमारे साथ ऐसी आरएनए मॉलिक्यूल्स है जो कि आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं जिसको हम राइबोजाइम्स कहते हैं। तो राइबोजाइम्स ये वो एंजाइम्स है, ठीक है, एंजाइम्स की वो किस्म है जो कि क्या करती है, आरएनए पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल्स की क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। तो राइबोजाइम जो है ये भी रिएक्शंस को कैटालाइज करने में जो है पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम मज़ीद बात करें एंजाइम्स के हवाले से तो इसमें हमारे साथ फिर कुछ मज़ीद टर्मिनोलॉजीज़ है जो कि हम एंजाइम में डिस्कस करते हैं, वो है इनहिबिटर। इनहिबिटर जैसे कि इसके नाम से पता हमें चलता है कि इनहिबिटर से मुराद वो चीज़ जो कि क्या करती है, किसी प्रोसेस को रोकती है या रोकने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उन सब्सटेंसेस, उन एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर्स कहते हैं। सो इनहिबिटर्स का काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है उसको क्या करती है, डिक्रीज करती है, कम करती है, रोकती है, ठीक है। इसके अलावा एक्टिवेटर्स की अगर हम बात करें तो एक्टिवेटर्स जो है ये इनहिबिटर्स के ऑपोजिट काम करती है। एक्टिवेटर्स ये कोई भी सब्सटेंसेस, कोई भी एजेंट्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को एनहांस करती है, उसको बढ़ाती है, उसको इंक्रीज करती है, तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटर्स कहते हैं। इसी तरह से मैनी ड्रग्स एंड पॉइजन आर एंजाइम इनहिबिटर। बहुत सारे ऐसे हमारे साथ ड्रग्स है, बहुत सारे ऐसे पॉइजन्स है जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को क्या करती है, रोकती है, उसको डिक्रीज करती है, ठीक है। एक्टिविटी इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इसी तरह से एंजाइम्स के जो एक्टिविटीज़ है ये टेम्परेचर की वजह से भी इफ़ेक्ट हो सकती है, मुतासिर हो सकती है, प्रेशर की वजह से भी, केमिकल इन्वायरमेंट की वजह से भी, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से भी। एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इससे एमसीक्यूज़ बन सकता है, आपसे जो है एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि फॉलोइंग आर द फैक्टर दैट इफेक्ट द एक्शन ऑफ एंजाइम या दैट इफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ एंजाइम। तो वो फैक्टर जो कि एंजाइम्स के फंक्शंस को इफ़ेक्ट कर सकती है, मुतासिर कर सकती है, तो उसमें टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, केमिकल इन्वायरमेंट आती है, मतलब एसिडिटी, बेसिसिटी हो गई, और इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हो गया। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, मतलब 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, तो ये वो टेम्परेचर है जो कि एंजाइम के लिए फेवरेबल टेम्परेचर होता है, और इस टेम्परेचर में एंजाइम जो है अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को 40 से आगे करते हैं, बढ़ाते हैं, 41 करते हैं, 45 करते हैं, 50 करते हैं, तो ये वो टेम्परेचर है जिसकी वजह से एंजाइम्स के जो फंक्शन है, जो एक्टिविटीज़ है, वो मुतासिर हो जाती है, और वो फंक्शन एक्टिविटीज़ आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। क्योंकि एंजाइम जो है हमारी जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे अगर टेम्परेचर बढ़ती है तो इंक्रीज टेम्परेचर में एंजाइम जो है वो डिनेचर होना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो जब एंजाइम डिस्टर्ब होंगे, ख़राब होंगे, तो ज़ाहिर बात है उसकी जो एक्टिविटीज़ है उसमें फिर डिक्रीज आएगी, ठीक है। इसी तरह से प्रेशर हो गया, केमिकल इन्वायरमेंट हो गई, और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम पर भी जो है एंजाइम की एक्टिविटीज़ डिपेंड करती है। अगर हम एंजाइम्स की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा, इससे एंजाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगी और सेम टाइम पर फिर ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो मतलब यह है कि एंजाइम की एक्टिविटीज़ जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या हो जाएगी, एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा एंजाइम की एक्टिविटी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो फिर दूसरे एंजाइम्स के लिए सबस्ट्रेट नहीं होंगे, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम कुछ हद तक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन अगर एंजाइम्स की कंसंट्रेशन से हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं तो इससे जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो फिर डिक्रीज़ होगी, क्योंकि मज़ीद जो सबस्ट्रेट है उसके लिए एंजाइम्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट के दरमियान कंपटीशन शुरू होगी और फिर प्रॉपर तरीके से रिएक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से जो एंजाइम्स एक्टिविटीज़ है वो फिर क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी।
इसी तरह से अगर हम मज़ीद डिस्कशन करें तो एंजाइम्स आर इन जनरली अगर एंजाइम्स की शेप की हम बात करें तो एंजाइम जो है ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। ग्लोब्यूलर से मुराद सर्कुलर प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं और इसमें जो अमाइनो एसिड की तादाद होती है तो वो 62 अमाइनो एसिड होती है। ठीक है, 62 अमाइनो एसिड रेजिड्यू इन साइज के मुताबिक इसमें पाए जाते हैं, जबकि 2500 से ज़्यादा जो है इनमें रेजिड्यूज जो है वो भी पाए जाते हैं। इसी तरह से अ स्मॉल नंबर ऑफ आरएनए बेस्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एग्जिस्ट। मैंने अभी आपको स्टार्ट में भी कहा कि आरएनए पर मुश्तमिल भी हमारे साथ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स मौजूद है जो कि एंजाइम की तरह ही काम करते हैं। विद द मोस्ट कॉमन बीइंग, जिसमें जो मोस्ट कॉमन है वो हमारे साथ राइबोसोम मॉलिक्यूल है जो कि कन्वर्ट हो जाती है राइबोजाइम में और फिर एंजाइम की तरह से काम करती है एज इधर आरएनए एंजाइम और राइबोजाइम। ठीक है, तो इसको हम या आरएनए एंजाइम या फिर राइबोजाइम कहते हैं। इसी तरह से अगर हम मज़ीद डिस्कशन करें, इसको आगे बढ़ाएं तो ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालिसिस। ठीक है, तकरीबन एंजाइम की बहुत ही कम पोर्शन जो है एंजाइम, अगर आप पूरे मॉलिक्यूल को ले तो पूरे मॉलिक्यूल में थोड़ा सा हिस्सा जो है एंजाइम का जो है वो रिएक्शन में क्या करती है, पार्टिसिपेशन करती है और पूरा रिएक्शन जो है इस एंजाइम के छोटे से हिस्से पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। इसके अलावा द रीजन दैट कंटेन दीज कैटालिटिक रेजिड्यूज bind the substrate and then carries out the reaction is known as। अब वो एरिया जहाँ पर सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ अटैच होकर रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं और फिर एंजाइम का वो एरिया जो है वो सबस्ट्रेट को क्या कर देता है, टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और केमिकल रिएक्शन जो है उस साइट पर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है, एक्टिव साइट ये एंजाइम का वो एरिया होता है जहाँ पर सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और फिर इस साइट के ज़रिए सबस्ट्रेट की क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है और प्रोडक्ट में उसकी कन्वर्जन होती है। एंजाइम कैन आल्सो कंटेन साइट दैट बाइंड कोफैक्टर्स व्हिच आर नीडेड फॉर कैटालिसिस। इसके अलावा एंजाइम में ऐसे एरियाज भी मौजूद होते हैं जिस पर जो है कोफैक्टर क्या होते हैं, कोफैक्टर बॉन्ड बनाते हैं और कोफैक्टर जो है ये एंजाइम के जो कैटालिटिक एक्टिविटीज़ है उसको कंटिन्यू रखने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और उसके लिए रिक्वायर्ड रहती है। ठीक है, इसी तरह से एंजाइम्स आर लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड दैट फॉल्स टू प्रोड्यूस 3 डायमेंशनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंजाइम जो है ये असल में हमारे साथ लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है जो कि फोल्ड होकर 3 डायमेंशनल प्रोडक्ट्स को क्या करती है, बनाती है। इंडिविजुअल प्रोटीन चेन में समटाइम्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटीन कम्प्लेक्स। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल प्रोटीन चेन जो अलग अलग रहते हैं सिंगली तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोटीन कम्प्लेक्स बना लेते हैं। मोस्ट एंजाइम कैन बी डीनेचर, ज़्यादातर एंजाइम जो है वो डीनेचर भी होते हैं, दैट इज़ अनफोल्ड एंड इनएक्टिवेटेड बाय अ हीटिंग और केमिकल डीनेचर्स। ठीक है, जो कि हीटिंग की वजह से और केमिकल डीनेचर्स की वजह से जब वो अनफोल्ड हो जाते हैं और इनएक्टिवेटेड हो जाता है तो इसकी वजह से फिर ये एंजाइम जो है डीनेचर्ड हो जाते हैं। डीनेचर्ड से मुराद ख़राब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, विच डिस्टर्ब द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एंजाइम पर डिपेंड करती है कि डीनेचरेशन में भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के डीनेचरेशन जो है ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल है तो इसका मतलब ये है कि जो ख़राबी आई हुई है वो दोबारा से ठीक हो सकती है, लेकिन अगर इरिवर्सिबल है तो इसका मतलब ये है कि जो ख़राबी आई हुई है तो वो फिर हमेशा के लिए रहेगी और वो फिर ठीक नहीं हो सकती। लॉक एंड की मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है, आपके एग्ज़ाम में इसके हवाले से एमसीक्यूज़ आएंगे। लॉक एंड की मॉडल ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें ये बात कही गई थी कि जिस तरह से हर एक ताले को जो है आप हर एक चाबी से नहीं खोल सकते, इसी तरह से एंजाइम भी जो है हर सबस्ट्रेट के साथ अटैच
नहीं होता और ना ही सबस्ट्रेट हर एंजाइम के साथ रिएक्शन कर सकता है, बल्कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो होता है जो कि उस सबस्ट्रेट की ब्रेक डाउन करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। तो एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। एंजाइम जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। इससे मुराद ये है कि हर एंजाइम जो है हर सबस्ट्रेट के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाती, रिएक्शन नहीं करती, बल्कि जितने भी सबस्ट्रेट होते हैं तो उन सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो कि ख़ास फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ठीक है, इसी तरह से नोबल ल्यूरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट एमिल फिशर जो थे, इन्होंने जो है 1894 में एक मॉडल पेश किया था। एमिल फिशर ने एमसीक्यूज में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हु प्रोपोज द लॉग एंड की मॉडल। लॉग एंड की मॉडल किसने पेश किया था? तो लॉग एंड की मॉडल एमिल फिशर ने पेश किया था। ठीक है, कब? 1894 में। उन्होंने जो है ये बात की थी कि बोथ द एंजाइम्स एंड द सबस्ट्रेट पोजेस स्पेसिफिक कम्प्लीमेंट्री जियोमेट्रिक शेप दैट फिक्स एग्जैक्टली इनटू वन अनदर। ठीक है, however, while this model explains enzyme specificity, it fails to explain the stabilization of the transition state that enzymes achieve। ठीक है, तो इस लॉग एंड की मॉडल में एमिल फिशर ने ये बात की थी कि जिस तरह से जो लॉक होती है, लॉक में जहाँ पर हम की को इंसर्ट करते हैं तो वो एरिया जो है उसका एक ख़ास शेप होता है, वहाँ पर एक ख़ास स्ट्रक्चर होती है, और जो की होती है तो वो भी एक ख़ास शेप में जो है वो हमारे साथ मौजूद होती है। बिल्कुल इसी तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है इनके भी ख़ास शेप होते हैं। ठीक है, और इसी ख़ास शेप के बेस पर जो है ख़ास एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करके सबस्ट्रेट को क्या करती है? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है। तो ये बात जो है एमिल फिशर ने अपने लॉग एंड की मॉडल में की थी। इसके अलावा इस मॉडल ने जो है सिर्फ एंजाइम की स्पेसिफिसिटी के बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन इसके अलावा इस मॉडल ने इस हवाले से किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी थी कि एंजाइम जो है रिएक्शन के करने के बाद किस तरह से अपने आप को स्टेबलाइज करती है, या रिएक्शन के दौरान किस तरह से एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के लिए अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करती है। ठीक है, तो इसके हवाले से इन्होंने जो है कुछ नहीं कहा था। फिर इसके बाद हमारे साथ एक दूसरा मॉडल पेश हुआ जिसको इंड्यूस फीड मॉडल कहते हैं, और इंड्यूस फीड मॉडल को जो है खुशलेन ने पेश किया था। ठीक है, खुशलेन नामी एक शख्स था, इन्होंने जो है इंड्यूस फीड मॉडल को पेश किया था, और इस मॉडल में इन्होंने ये बात की थी कि जिस तरह से ग्लव्स होते हैं, दस्ताने होते हैं, और दस्ताने को जब हम पहनते हैं तो वो जो है हमारे उंगलियों के मुताबिक जो है वो क्या होती है? खुद ब खुद सेट हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो सबस्ट्रेट के साथ जब ये बॉन्डिंग बना रही होती है तो सबस्ट्रेट के साथ सही तरह से फिक्स होने के लिए एंजाइम जो है अपने शेप में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करती है, थोड़ी सी तब्दीली लाती है, और वो इस मकसद के लिए लाती है कि ये बॉन्डिंग जो है सक्सेसफुल बॉन्डिंग हो और सही तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए। तो ये बात जो है इंड्यूस फीड मॉडल में खुशलैंड ने की थी। ठीक है, In 1958, Daniel Khoshland suggested a modification to the log and key model। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने log and key model को क्या किया था? थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, उसमें थोड़ी सी चेंजेस की थी। वो ये की थी कि since enzymes are rather flexible structure, the active site is continuously reshaped by interaction with the substrate as the substrate interact with the enzymes। ठीक है, इन्होंने ये बात की थी कि हमारे साथ जो एक्टिव साइड होता है एंजाइम का, तो जब भी ये सबस्ट्रेट के साथ बॉन्डिंग बना रही होती है तो सबस्ट्रेट के साथ बॉन्डिंग बनाने से पहले ये क्या करती है? अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करती है सबस्ट्रेट के लिए कि प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग हो और प्रॉपर तरीके से जो है सबस्ट्रेट एंजाइम कम्प्लेक्स या एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बने, और प्रॉपर तरीके से जो है उस सबस्ट्रेट को फिर हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। तो असल में इस मॉडल में जो बात की गई थी वो यही की गई थी कि एंजाइम जो है वो अपनी जो शेप है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लाती है जब भी वो रिएक्शन करती है, जबकि लॉग एंड की मॉडल में जो एमिल फिशर है उन्होंने ये बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने जो है ये बात की थी कि एंजाइम का शेप जो है ये फिक्स शेप होता है, किसी किस्म की मॉडिफिकेशन चेंजेस उसमें नहीं आती जब भी वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं।
As a result, the substrate does not simply bind to a rigid active site. The amino acid side chain that make up the active site are molded into precise position that enable the enzyme to perform its catalytic functions. ठीक है, तो जब एक्टिव साइट जो है एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो अपने आप को सबस्ट्रेट के मुताबिक चेंज कर देती है, तो इसकी वजह से फिर सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान जो बॉन्ड बनता है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और फिर एंजाइम जो है वो प्रॉपर तरीके से सही तरीके से उस सबस्ट्रेट को तोड़फोड़ में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इन सम केसेस इसके अलावा सच एज ग्लाइकोसिडेसिस हो गई, द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आल्सो चेंजेस शेप स्लाइटली एज इट एंटर द एक्टिव साइट। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे कि ग्लाइकोसिडेसिस हो गई, इसमें जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो भी अपने शेप को थोड़ा सा क्या करती है, मॉडिफाई करती है जब वो एक्टिव साइट के साथ बॉन्डिंग बना रही होती है। MCQs के हवाले से अब ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि मैं शेयर करने वाला हूँ। व्हाट इज़ एलोस्टेरिक साइट? एलोस्टेरिक साइट किसे कहते हैं? Allosteric site are site other than active sites on the enzyme that bind to molecules in the cellular environment. Allosteric site जो है ये वो जगह होती है जो कि एक्टिव साइट के अलावा जो दूसरी जगह होती है तो उसको क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। और इन एलोस्टेरिक साइट पर भी जो है दूसरे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बॉन्डिंग बनाती है। ठीक है, सेलुलर एनवायरनमेंट में जो है दूसरे मॉलिक्यूल जो है इस एलोस्टेरिक साइट पर क्या करती है, इस एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच होती है, बॉन्ड बनाती है। तो एक्टिव साइट के अलावा जो दूसरे एरियाज होते हैं एंजाइम में तो उसको हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। The site form weak non-covalent bond with these molecule and causing a change in the configuration of the enzyme. अब एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम पर जो दूसरी जगहों पर बॉन्ड बनते हैं तो दूसरी जगहों पर बॉन्डिंग की वजह से एंजाइम का जो शेप होता है, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या आ जाती है, उसमें चेंजेस आ जाती है। ठीक है, These changes in configuration translate to the active site which then affect the reaction rate of the enzyme. अब जाहिर बात है जब एंजाइम की शेप में चेंजेस आएगी, एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगी तो इसकी वजह से जो एक्टिव साइट होता है एंजाइम का तो वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है और इसके साथ साथ जो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन था, मतलब जिस रफ्तार से वो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करता था तो वो भी फिर क्या हो जाता है, मुतासर हो जाता है। Allosteric interaction can both inhibit and activate enzymes and are common with that enzymes are controlled in the body. इसके अलावा जो एलोस्टेरिक इंटरेक्शन होती है, एलोस्टेरिक साइट पर जो बॉन्डिंग होती है तो इसके ज़रिए एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ जो है वो इन्हांस भी होती है, मतलब इंक्रीज़ भी होती है और डिक्रीज़ भी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कोफैक्टर की। व्हाट इज कोफैक्टर? कोफैक्टर मतलब सम एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कोफैक्टर टू बी बाउंड फॉर एक्टिविटी। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि उनको काम करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है तो उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं, जिसके बगैर एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करता। इसमें हमारे साथ इनऑर्गेनिक जो कोफैक्टर है उसमें हमारे साथ मेटल आयंस आ जाते हैं, आयरन सल्फर आ जाते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे साथ जो कोफैक्टर है वो फ्लेविन एंड हीम है। फ्लेविन में हमारे साथ FAD हो गया, NAD हो गया, मतलब FAD मतलब फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD मतलब निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड और हीम हो गए। प्रोस्थेटिक ग्रुप किसे कहते हैं? विच आर टाइटली बॉन्ड टू एन एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप ये वो ग्रुप होता है जो कि एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्ड बनाती है, उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। को एंजाइम किसे कहते हैं? विच आर रिलीज फ्रॉम एंजाइम। ये वो एंजाइम होते हैं जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट से रिलीज होते हैं रिएक्शन के दौरान, तो उसको हम को एंजाइम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल NADH हो गया, NADHP हो गया। NADH स्टैंड फॉर निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड एसिड, निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट एसिड एंड एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट। ठीक है, ये वो एनर्जीज है जो कि बनती है रिएक्शन के दौरान। एपो एंजाइम्स किसे कहते हैं? एपो एंजाइम्स ये वो एंजाइम्स है दैट रिक्वायर अ कोफैक्टर बट डू नॉट हैव वन बाउंड
but do not have one bond are called apoenzymes और apoprotein. apoenzymes ये वो एंजाइम्स होते हैं डेट रिक्वायर अ कोफैक्टर, जिसको कोफैक्टर्स की ज़रूरत होती है लेकिन ये एक बॉन्ड नहीं बनाती, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोटीन्स होते हैं या एंजाइम्स होते हैं तो इसको हम एपो एंजाइम्स कहते हैं, जबकि हेलो एंजाइम्स ये वो एपो एंजाइम्स होते हैं जो कि कोफैक्टर्स के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, हेलो एंजाइम्स कहते हैं। दिस इज़ द एक्टिव फॉर्म, और ये असल में हमारे साथ एक्टिव फॉर्म होता है एंजाइम का, ठीक है। जब एपो एंजाइम जो है ये दूसरे कोफैक्टर के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, एंजाइम पर, तो इसको फिर हम होलो एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम एंजाइम्स की बायोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन इसका ये है कि दे आर इंडिस्पेंसिबल फॉर सिंगल ट्रांसडक्शन एंड सेल रेगुलेशन ओपन वाई काइनेसिस एंड फोस्फेटेजेस, ठीक है। इसी तरह से इसकी दूसरी फंक्शन ये है कि दे आल्सो जनरेट मूवमेंट विद मायोसिन हाइड्रोलाइजिंग एटीपी टू जनरेट मसल्स कंट्रैक्शन, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी जो तीसरी फंक्शन है वो ये है कि मूविंग अराउंड द सेल्स एज पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। इसी तरह से अदर एटीपीज in the cell membrane are ion pump involve active transport. इसी तरह से enzymes are involved in more exotic functions such as luciferase generating light in fireflies, ठीक है। तो ये फंक्शन है, इसको आप ख़ुद देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ जो है आपको आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कहते हैं कि सेवरल एंजाइम कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवे। कहते हैं कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि मिलजुल कर काम करते हैं और मेटाबॉलिक पाथवे को क्या करती है, इम्प्रूव करते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे मतलब क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे में एक एंजाइम जो है वो क्या करती है, प्रोडक्ट्स ऑफ अनदर एंजाइम, दूसरे एंजाइम के प्रोडक्ट को लेती है एज अ सबस्ट्रेट, ठीक है। आफ्टर द कैटालिटिक रिएक्शंस के बाद द प्रोडक्ट इज़ देन पास्ड ऑन टू अनदर एंजाइम, फिर वो प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम को ट्रांसफ़र हो जाती है। बग़ैर एंजाइम्स के मेटाबॉलिज्म जो है ना ही ये आगे जा सकती है और ना ही ये कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। इंडीड मेटाबॉलिक पाथवे जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस हो गया कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम्स के बगैर नहीं हो सकते। अब वो फैक्टर जो कि एंजाइम की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर सकती है तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कंसंट्रेशन की वजह से अफेक्ट हो सकती है। एंजाइम की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज़ होती है या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो इससे भी एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ मुतासिर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर एंजाइम के लिए जो टेम्परेचर है, ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो भी इस जो एक्टिविटीज़ हैं एंजाइम के वो मुतासिर हो सकते हैं। इसी तरह से एंजाइम्स की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है तब भी एंजाइम्स और सबस्ट्रेट रिएक्शन जो है मुतासिर हो सकती है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होती है एक ख़ास लिमिट तक तो एंजाइम की एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होंगी, लेकिन लिमिट से अगर वो तजावुज़ करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटीज़ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर एंजाइम जो है वो डिनेचर होना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब एंजाइम फंक्शन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ में क्या आएगी, डिक्रीज़ आएगी, ठीक है। इसी तरह से पीएच हो गया, ठीक है, तो पीएच की वजह से भी एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इनहिबिटर्स हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स के हमारे साथ टाइप्स है, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आती होगी। अगर नहीं आती तो फिर आप कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसको आप ख़ुद देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि इनहिबिटर कम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कम्पिटिटिव और अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर किसे कहते हैं। तो इसको अगर आप ख़ुद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। सो ये आपके लिए एक असाइनमेंट है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ जो है आप सब स्टूडेंट्स को आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।